12 फरवरी 2026। टॉपिक का नाम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। और लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके की थ्योरी ये है कि जब कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अल्फा, बीटा या गामा रेज फायर करता है, इमिट करता है, तो अल्फा और बीटा से वो डीके कर जाता है। गामा से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अल्फा और बीटा के इमिशन से वो डीके कर जाता है। और डीके करने पर जो नया एलिमेंट बनता है उसे बोलते हैं डॉटर, अल्फा से या बीटा से। गामा से कुछ नहीं होता। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो सैंपल हैं सेम रेडियोएक्टिव मटेरियल के। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में कार्बन 14 है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों में सेम मटेरियल है। पर सेम मटेरियल में इस वाले कंटेनर में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, कार्बन की जो क्वांटिटी है, वो फॉर एग्जाम्पल कम है। और इसमें सेम कार्बन एटम की क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा, जब रेडियोएक्टिविटी होगी और कार्बन 14 बीटा पार्टिकल फायर करेगा, तो इसमें से न्यूक्लियाई डीके होने लगेंगे। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होते हैं, तो इस टॉपिक में डीके होने वाले न्यूक्लियाई की क्वांटिटी को, नंबर को डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो डेल्टा एन है वो डीके होने वाले न्यूक्लियाई की क्वांटिटी है, जबकि जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ पेरेंट यानी ओरिजिनल न्यूक्लियाई है। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जहां नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगे ना सर, वहां डीके भी कम होगा। और जहां क्वांटिटी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की ज्यादा होगी सर, वहां डीके भी ज्यादा होगा। इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर मैं यूं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट है और इस कंटेनर में वो फ्रूट 10 kg है, और इस कंटेनर में वो फ्रूट फॉर एग्जाम्पल 2 kg है। ठीक है जनाब। हमने दोनों को 1 वीक लेटर चेक किया, तो जहां क्वांटिटी ज्यादा होती है सर, वहां ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट खराब हुआ होगा। और जहां क्वांटिटी कम होती है सर, वहां कम क्वांटिटी में फ्रूट खराब हुआ होगा। और खराब होने के लिए टर्म यूज कर रहा हूं डीके होना। तो सर, कॉमन सेंस की बात बन गई कि न्यूक्लियाई कम तो डीके कम, न्यूक्लियाई ज्यादा तो डीके ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात सोचिए सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में क्वांटिटी आपने बराबर रखी हो। इसमें भी 10 kg कोई फ्रूट है और सेम फ्रूट 10 kg दूसरे कंटेनर में भी है। आप इसे चेक कर रहे हो 1 वीक के बाद और आप इसे चेक कर रहे हो 4 वीक के बाद। तो इससे भी बात समझ में आती है सर, जितना ज्यादा टाइम देंगे सर, डीके उतना ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम के साथ भी डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक। तो ये बात मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा क्योंकि एग्जाम में नहीं आती, लेकिन बोल रहा हूं कि डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम एंड नंबर ऑफ पेरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक। आता नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं। सर, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे ना बेटा, तो इक्वल के बाद कोई कांस्टेंट आएगा। इस टॉपिक में सर जो कांस्टेंट लगाते हैं उस कांस्टेंट को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और आपको बेटा ये वाली बातें आज मैं वैसे लिखने को मना करता हूँ, पर इस क्लास में बोल रहा हूँ लिखें, क्योंकि अगर आपको डेल्टा एन नहीं पता होगा क्या है, एन नहीं पता क्या है, लैम्डा नहीं पता क्या है, तो आज की थ्योरी आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो बेटा जरा यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, यहां से। नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई डेल्टा एन, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई सिर्फ एन, लैम्डा का नाम, सर लैम्डा का नाम डीके कांस्टेंट, लैम्डा का नाम डीके कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा,
अगर आप यहाँ तक कॉपी कर चुके हो, कॉपी कर ले बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी कंटेनर में 10 kg कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दूसरे कंटेनर में भी सेम सैंपल। अगर दोनों में जहां क्वांटिटी ज्यादा होगी सर, वहां डीके ज्यादा होगा। तो क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम जितना ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा डीके होगा। टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम डीके कांस्टेंट। और याद रहे, डीके कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, रेडियम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, कार्बन के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो लेमडा की वैल्यू, लेमडा इज नॉट वेवलेंथ, it is decay constant, and the value of decay constant depends upon material nature। अच्छा जी, अब आपने अगर ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लिया हो तो यहां से जरा और आगे चलिएगा। डेल्टा एन इज इक्वल टू लेमडा एन डेल्टा टी। ठीक, इस डेल्टा टी को इधर लेकर आ गए, और जब बेटा डेल्टा टी को इधर लेकर आ गए तो एक और टर्म सीखिएगा। इसको मैं टर्म नंबर 1 बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई, डीके कांस्टेंट। और चौथी टर्म आ रही है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। और एग्जाम में एक्टिविटी की डेफिनेशन आती है, एक्टिविटी की डेफिनेशन आती है। सर एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या लिखिएगा? फिजिक्स में कभी भी कोई नंबर टाइम से डिवाइड हो रहा, तो टाइम से डिवाइड करने के लिए नोट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेट, रेट। और डेल्टा एन का मतलब यहाँ पे चल रहा है डीके। डेल्टा एन का मतलब यहाँ पे, डेल्टा एन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या चल रहा है? डीके। तो रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ डीके इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो अगर मैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी की जगह ए लिख दूं, तो ए इक्वल टू लेमडा एन, ए फॉर एक्टिविटी, ए इक्वल टू लेमडा एन, आज की क्लास का पहला फॉर्मूला। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का पहला फार्मूला। क्वेश्चन कराऊंगा, वो बोलेगा कैलकुलेट एक्टिविटी, तो एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आप फॉरन कहेंगे सर फार्मूला लगा दे लेमडा एन। लेमडा का नाम डीके कांस्टेंट, और एन का नाम नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। बेटा अब्दुल्ला, अगर आप 15-20 मिनट लेट आएंगे बेटा तो फिर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अब्दुल्ला बेटा, मैं तो आपको कॉल भी करने लगा था आज, मेरे पता नहीं क्यों कॉल करना भूल गया आपको, वरना अब्दुल्ला को तो मैं कॉल करता हूँ भाई कि आप टाइम पे आ जाएगा नहीं बेटा। अच्छा जी, और आगे चलते। सर आगे चलने में ये बताइए कि फॉर्मूला वैसे चल रहा है डेल्टा एन लेमडा एन डेल्टा टी। ठीक, अभी मैंने बताया कि डेल्टा एन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एन को सिर्फ एन से डिवाइड करें, डेल्टा एन को सिर्फ एन से डिवाइड करें, तो डेल्टा एन अपॉन एन, इस चीज का नाम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। आता ही एग्जाम में वो पूछता है डेल्टा एन अपॉन एन क्या है, आपको इसका नाम याद करना है भाई। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, इसका नाम एक्टिविटी। डेल्टा एन अपॉन एन, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। एन को मैं इधर लेकर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके।
अच्छा सर, आखिरी बात, लास्ट, डेल्टा एन को ऐसे ही रखा आपने, एन इधर आ गया, उधर बाकी बचा लैम्डा एन। सर एन तो आ चुका है इधर, एन तो आ चुका है इधर। अच्छा, डेल्टा टी को भी उधर भेज दो, डेल्टा टी को भी उधर भेज दो। आपने डेल्टा टी को भी उधर भेज दिया। तो जनाब, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन डी के कांस्टेंट, डिफाइन डी के कांस्टेंट। तो पता है मार्किंग स्कीम में डी के कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? डी के कांस्टेंट की डेफिनेशन मार्किंग स्कीम में क्या लिखी हुई है? यूं लिखा हुआ है, जरा सुने। सर, टाइम से डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड रेट। टाइम से डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड रेट। किसको कर रहे हो टाइम से डिवाइड? सर हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, सर हम लोग टाइम को डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी से। और जब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हो, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के। तो पूरी बात ये बनी कि रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट, इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट, इज कॉल्ड डी के कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, जवेरिया और सुमाना ने तो खैर इसको याद कर लेंगी, मुझे पता है। और रुमैसा का भी लास्ट वीक या पता नहीं शायद इसी वीक इसका टेस्ट था, तो रुमैसा ने मुझे लगता है सब कुछ याद किया हुआ होगा। वीडियोस मैंने दी भी थी रुमैसा को। रुमैसा, मुझे सिर्फ सिर्फ नाम बता दो, ये बताना इस पूरे टॉपिक में कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? नहीं यार, ऐसा ना करो। नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, डीके नहीं है ये, ओनली नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, एन ए नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। अच्छा बताना रुमैसा, डेल्टा एन क्या है? हाँ हाँ बोलो। नंबर जो डीके हो गए, नहीं नहीं, जो डीके हो गए, जो डीके हो गए, जो डीके हो गए। ठीक है, जो डीके हो गए, जो डीके होगा वो डेल्टा एन। और अब आपने एक और टर्म बोल दी, वो भी एग्जाम में आई हुई ना, मेरे दिमाग में भी नहीं थी, जो मेरे दिमाग में भी नहीं थी, एक और टर्म आपने बोल दी है। और आप ही मुझे बताएंगे नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई क्या होगा? डीकेड तो डेल्टा एन है, अनडीके क्या होगा? सब कुछ तुमने मिक्स कर दिया, सब कुछ तुमने मिक्स कर दिया। पहली बात तो नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई मैंने अभी समझाया ही नहीं है, ठीक है ना। अनडीकेड में क्या होता है जरा सुने। सर ये होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल में से ये डीके होगा, तो जो बाकी बचेगा वो बेटा अनडीके हो जाएगा ना। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज इनिशियल, ये असली है। असली में से इतने खराब हो गए, तो कितने अभी भी सही है? कितने अभी भी सही है? तो टोटल माइनस खराब, डीके को बोल रहा हूँ खराब, टोटल माइनस खराब। तो इट इज नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई। ये आता है एग्जाम में, वो बोलता है ये लिख के बताओ। नंबर ऑफ पेरेंट कैपिटल एन, नंबर ऑफ डीकेड डेल्टा एन, नंबर ऑफ अनडीकेड एन माइनस एन नॉट। अच्छा, आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। जवेरिया बेटा, आपसे सवाल है, जवेरिया बताना डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इस चैप्टर में क्या होगा? एक्टिविटी होगा। जवेरिया बताना डेल्टा एन अपॉन एन क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी का कोई फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा है, कोई फॉर्मूला है एक्टिविटी का? ए इज इक्वल टू लैम एन लैम्डा। ठीक, ये तो फॉर्मूला है जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला शीट में चलाऊंगा। बाकी तो नोटेशन है, बाकी रोटेशन है। फॉर्मूला अभी तक एक ही पढ़ाया है मैंने, टोटल अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कहते हैं सर एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन। कहते हैं सर ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी, सर ये एक्टिविटी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है। एक्टिविटी कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, एक्टिविटी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है। क्यों?
सर जैसे जैसे डीके होता जा रहा है डेल्टा एन बढ़ता जा रहा है, डेल्टा एन बढ़ रहा है, डीके की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है जनाब। तो जो एलिमेंट पीछे रह गया उसकी क्वांटिटी कम रह गई, तो हमेशा एक्टिविटी डिक्रीज हो रही होती है। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। अब ग्राफ में आ जाओ भाई, छोड़ दो, ग्राफ में आ जाओ, ग्राफ में आ जाओ। सवाल, सर ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है एक्टिविटी का, क्या इस एक्टिविटी को मेजर करने का कोई हमारे पास डिवाइस है? यस। आपको आईजीसीएसई में पढ़ाते थे, एक डिवाइस होता था, उसका नाम था जीएम ट्यूब। सर जीएम ट्यूब के आगे जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ला के रखते हैं ना, तो जीएम ट्यूब एक डिजिटल डिवाइस होता है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ आ जाता है, एक नंबर लिखा हुआ आ जाता है। सर वो जो नंबर लिखा हुआ आता है ना, उसे कह देते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को बेटा रखो वाई एक्सिस पे, और टाइम को रखो बेटा एक्स एक्सिस पर। और पहली रीडिंग जब ले लो जब टाइम जीरो होगा। टाइम जीरो होगा, जीएम ट्यूब आपने लाके रखा, जो एक्टिविटी बेटा बिल्कुल शुरू में आती है उसे लिखते हैं ए नॉट, उसे लिखते हैं ए नॉट। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है एक्टिविटी की वैल्यू कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, और हमेशा उसका ग्राफ ये वाला ग्राफ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी, जीएम ट्यूब सामने रखें, रीडिंग लेते हैं। सर अब आप रीडिंग लेंगे ना, तो रीडिंग लेने पर एक्टिविटी का नंबर शुरू में बहुत बड़ा आएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ वो नंबर कम होता चला जाएगा, और उसका कम होना एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। और इस एक्सपोनेंशियल कर्व की इक्वेशन मैं कल लिख चुका हूं, जो दोबारा लिख रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं आज की क्लास का वो दूसरा फार्मूला होगा। सर ये पहला फार्मूला था, फार्मूला नंबर वन था ये फार्मूला नंबर वन था। एंड नाउ फार्मूला नंबर टू, एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। दिस टी स्टैंड्स फॉर टाइम, और लेमडा का भी आप नाम पढ़ चुके हो, लेमडा का नाम है डी के कॉन्स्टेंट। बेटा जमील सुमाना सिर्फ इतनी सी बात बता दें, एक्टिविटी को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? कोई रेडियो एक्टिव बेटा सैंपल मैंने आपको दे दिया, उस रेडियो एक्टिव सैंपल के आगे आपने एक मशीन लाके रख देनी है, वो मशीन हमें रीडिंग दे देगी। उस मशीन का क्या नाम है सुमाना? जी एम ट्यूब। उसका नाम क्या है? जी एम ट्यूब। जी एम ट्यूब का एक और नाम है काउंटर, काउंटर। सर ये काउंटर काउंट करके बता देता है कि कितनी तेजी से रेडिएशन का इमिशन हो रहा है। इट इज कॉल्ड काउंटर, जीएम काउंटर। एक्टिविटी इस तरह से एक कर्व बनता है। अच्छा, नोट करना है, एक्टिविटी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, लेमडा तो कांस्टेंट है, जब दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो सर उनकी ग्राफ भी बिल्कुल एक जैसे ही बनते हैं। तो आप देख लीजिए बेटा, उसका ग्राफ भी बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया है, और इस ग्राफ में भी इनिशियल वैल्यू को लिखूंगा एन नॉट टाइम टी, और इसमें बेटा फॉर्मूला नोट करना है, एन इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। सर टी स्टैंड्स फॉर टाइम, लेमडा डी के कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बिल्कुल शुरू में एन नॉट, और किसी टाइम के बाद एन, किसी टाइम के बाद एन। बस इसको कॉपी कीजिए, ड्रॉ कीजिए, ड्राइंग ये लिखे बगैर आप इस चैप्टर में परेशान हो जाएंगे। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं। डेल्टा एन है, हाँ बिल्कुल सही बात है, डेल्टा एन है। और डेल्टा एन इस ग्राफ में कहा है वो भी अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। डेल्टा एन बेटा कहाँ है वो भी अभी ग्राफ में बता देता हूँ कहाँ पर है। ड्रॉ कीजिए।
जी बेटा, कॉपी हो गया, आगे चले। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने ये भी कॉपी कर चुके, तो ये कॉपी करने के बाद अब मैं आपको एग्जाम का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एग्जाम का, अभी तक मैंने एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं कराया भाई, चैप्टर की तैयारी करे जा रहा हूँ बस। एग्जाम का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सर एग्जाम का क्वेश्चन ये आता है, हेडिंग दीजिएगा हाफ लाइफ। एक छोटी सी डेरिवेशन है जो पेपर में बार बार आती है। हेडिंग दीजिएगा हाफ लाइफ। सर हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ गौर से सुनिएगा, पहले डेफिनेशन। आपने कोई रेडियो एक्टिव सैंपल जीएम ट्यूब के सामने लाके रखा। जीएम ट्यूब में रीडिंग आ गई फॉर एग्जाम्पल 100। रीडिंग आ गई 100। ठीक। अब बेटा जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रीडिंग कम होती जा रही है। कहते हैं जब ये रीडिंग आधी हो जाती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 लाइनों पे किया हुआ है। तो यहां पे रीडिंग आधी हो गई। यहां रीडिंग, इनिशियल रीडिंग फॉर एग्जांपल 100 थी, ये रीडिंग आधी हो गई। कहते हैं जितने टाइम में सर ये रीडिंग आधी हो जाती है, रीडिंग आधी हो गई, जितने टाइम में रीडिंग आधी हो जाती है, सर उसी टाइम का नाम होता है हाफ लाइफ। तो बड़ा डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन एग्जाम में आएगी बार बार। दी टाइम इंटरवल in which the activity, समटाइम एक्टिविटी को आप काउंट रेट भी लिखते हैं, एक्टिविटी भी चलेगा। द टाइम इंटरवल इन विच द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिविटी का मतलब जो जीएम2 में रीडिंग आ रही है, ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ। ठीक है बेटा। तो हाफ लाइफ सर वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें एक्टिविटी की वैल्यू, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूसेस टू वन हाफ। जो की वर्ड है बेटा वही मैं लिखना भूल गया, रिड्यूसेस टू वन हाफ। ठीक है ना, वो टाइम जिसमें एक्टिविटी वन हाफ रह जाए। जब एक्टिविटी बेटा वन हाफ रह जाती है तो उसी टाइम का नाम होता है हाफ लाइफ। सही। और इस बात को लेकर बेटा एक छोटी सी डेरिवेशन आपको करना होगी। डेरिवेशन ये है कि एक्टिविटी है इनिशियल एक्टिविटी एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इस फॉर्मूले में जहां एक्टिविटी लिखी हुई है, सर उस एक्टिविटी को कर दें हाफ। हाफ कर दें इनिशियल एक्टिविटी का हाफ। सर आपने इनिशियल एक्टिविटी का हाफ कर दिया, तो जब एक्टिविटी आधी रह जाती है तो उसी टाइम का नाम बन जाता है हाफ लाइफ। दिस टाइम बिकम्स हाफ लाइफ। जब एक्टिविटी आधी रह जाएगी, जीएम ट्यूब की रीडिंग बेटा आधी हो जाएगी, उस टाइम का नाम क्या रख देंगे? हाफ लाइफ। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। सर ए नॉट से ए नॉट हो गया कैंसिल। ठीक है बेटा, ए नॉट से ए नॉट हो गया कैंसिल। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना।
सर ये बचा 1/2 और सर ये बचा एक्सपोनेंशियल माइनस टी हाफ। ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड पे जो 1/2 है, इस 1/2 को अगर हम 2/1 कर लें तो राइट हैंड पे जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और कोई बच्चा बोले सर मुझे समझ में नहीं आ, वैसे समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि आपको रट्टा मारना है। 1/2 को पलटेंगे तो बेटा ये बनेगा 2/1 और रेसिप्रोकल करने से दूसरी तरफ जो माइनस एक्सपोनेंट होता है सर वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाता है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को करने से राइट हैंड पर एक्सपोनेंट माइनस से प्लस बन जाता है। बस खत्म। अब दोनों तरफ ln लगा दो बेटा, दोनों तरफ ln लगा दो तो ये बन गया ln2। राइट हैंड पे ln लगाऊंगा तो e खत्म, ln से e खत्म, ln मतलब नेचुरल लॉग से e खत्म, e खत्म हो गया तो बेटा ये शक्ल बन गई। अब आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो बेटा हाफ लाइफ का बन गया फॉर्मूला, एंड हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या ln2 याद कर लो, ln2 होता है 0.692। ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। सवाल सर आपने इतने सारे फार्मूले इस चैप्टर में पढ़ा दिए, तो बेटा पहली बात तो ये नेक्स्ट वीक अब क्लास होगी तो आप इसकी रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा। ठीक है। अलबत्ता क्लास के आखिर में मैं इसकी समरी बनाने जा रहा हूँ, समरी लिख लीजिएगा तो इंशाल्लाह 0.693 चलेगी, 0.693। अच्छा जी, अब समरी बना रहा हूँ बेटा। समरी के अंदर समरी नोट कीजिएगा। सर आज की क्लास के अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ाया, ए इज इक्वल टू लेमडा एन। सही बात है, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है ए इज इक्वल टू लेमडा एन, जिसको बोला मैंने फार्मूला नंबर 1। पर अजीब सी बात है, फार्मूला नंबर 1 इस चैप्टर में कभी भी लगेगा, फार्मूला नंबर 1। तो फार्मूला नंबर 1 के साथ आपको थर्मल फिजिक्स का एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर थर्मल फिजिक्स कहाँ से आ गई यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो जरा सुनना। ए इज इक्वल टू लेमडा एन, इसमें एन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या होगा, तो ये बताइए मोल के आपके पास कितने फार्मूले होते हैं जब आप, सर मोल का एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और मोल का एक फार्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। ये थर्मल फिजिक्स में मोल का एक फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया है, थर्मल फिजिक्स में मोल का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है जनाब, और याद रखेंगे कि एन कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। एन कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको इस फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। दो फार्मूले हो गए, बाकी तो अभी आपने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देख लिया। सर एक्टिविटी होती है ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में होगा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, और आखिरी फार्मूला बेटा ये रहा हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक। अब मेरा मशवरा आपको ये है, आपस की बात है, आप में से जवेरिया के अलावा अभी आप में से किसी को भी ये बातें याद नहीं हुई हैं कि एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या है। इस पेज को जब तक आप याद नहीं करोगे, मैं आपको सवाल कराऊंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इस पेज को याद नहीं करोगे, फॉर्मूला शीट याद नहीं करोगे, ये फॉर्मूला और फिर ऊपर से जो भी मैंने काम कराया है, आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है।
लेकिन क्योंकि अभी क्लास में टाइम है, मैं इसकी क्लास खत्म नहीं कर रहा। मैं सवाल करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले से ही डरा रहा हूँ कि भाई अगर आपने फॉर्मूला शीट याद नहीं की तो मैं कुछ भी कर लूँ, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलें जी, चैप्टर को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अ, कोई अगर आसान सवाल मिल जाता है तो कर लेते हैं, कोई अगर आसान सवाल मिल जाता है। जरा देखिएगा इस वाले सवाल को। सबसे पहला सवाल आज की क्लास का, आप लोगों के पास तो रीड एंड राइट की बुक है, तो पहले बेटा बुक खोलें और बुक खोल के क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचे। जी बेटा, द्विवेदी ये सवाल मिल गया, हम सवाल सॉल्व करना शुरू करें क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल है पहला तो। ठीक है, पहला पार्ट है बेटा, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डीके। तो आप कहेंगे सर रेडियो एक्टिव डीके आपने हमें जो पढ़ाया है ना, तो सर वो तो यूं समझ में आया है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ओरिजिनल। सर ओरिजिनल को तो कह देते हैं पेरेंट। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है पेरेंट, उस पेरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा या बीटा फायर होता है। सब अल्फा और बीटा जब फायर होता है ना, तो वो पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सर डॉटर में। तो सर वो जो कन्वर्ट होता है ना, तो कन्वर्ट की जगह इस चैप्टर में हम लोग टर्म यूज करते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप देखिएगा इस चैप्टर में एक लफ्ज आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा और वो लफ्ज होगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस। सर स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, भाई स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इंसान के कंट्रोल में नहीं हो। ठीक है, जैसे आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करते हो, तो बेटा केमिकल रिएक्शन को आप इंडस्ट्रीज में कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो, रिएक्शन को फास्ट कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर सकते हो बाय कैटलिस्ट, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर वगैरह वगैरह। केमिकल रिएक्शन को स्लो कर सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन आपके कंट्रोल में है, पर याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना हम रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, ना हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेटा इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस कह देते हैं। तो बेटा जरा इसका आंसर लिखिएगा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। अल्फा और बीटा बेटा क्या है, सर अल्फा और बीटा न्यूक्लियर रेडिएशन है। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन कन्वर्ट्स, कन्वर्ट्स मीन्स डी के होना, कन्वर्ट्स न्यूक्लियाई into another element। ठीक है जनाब, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है ना, तो रेडियोएक्टिव डीके क्या है, सर रेडियोएक्टिव डीके है सर जब कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट स्पॉन्टेनियस इमिशन करता है न्यूक्लियर रेडिएशन की, तो उससे क्या होता है सर, वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे एलिमेंट में। अच्छा, एक और लफ्ज मुझे इसके अंदर लगता है ऐड करना चाहिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन हमेशा अनस्टेबल न्यूक्लियस से होती है। ठीक है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस से होती है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, इसमें कहाँ डालें, इमिशन ऑफ न्यूक्लियर, बस ठीक है जाने दें। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन कन्वर्ट्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू अनदर एलिमेंट। अनस्टेबल को कन्वर्ट करा देती है और ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कोई बच्चा पूछे अल्फा बीटा फायर होता क्यों है, तो भाई अल्फा बीटा इसलिए फायर होता है
कि न्यूक्लियस नेचुरली अनस्टेबल होता है और अल्फा बीटा गैमा फायर करके वो अपनी अनस्टेबिलिटी को खत्म करके स्टेबल होने की कोशिश कर रहा होता है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन कन्वर्ट्स unstable nuclei into another element, and this process is called this process is called radioactive decay. अच्छा बेटा, ये डेफिनेशन बार बार आती है इसलिए प्लीज इसको जरूर याद कीजिएगा। जी, रुमैसा बताना स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है। रुमैसा बेटा, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस विच इज नॉट इन अवर कंट्रोल, द प्रोसेस विच वी कैन नॉट कंट्रोल बाय एनी मीन्स, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे क्वेश्चन में आना है। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है कि जो थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया ना, वही वाला ग्राफ बनवा रहा है आपसे। वाई एक्सिस के ऊपर रखना है नंबर ऑफ पेरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है टाइम। बिल्कुल शुरू में नंबर होता है एन नॉट, बिल्कुल शुरू में नंबर होता है एन नॉट। ठीक है। क्वेश्चन में खुद दिया है कि इसकी हाफ लाइफ कैपिटल टी है, हाफ लाइफ कैपिटल टी है। तो आपको याद है बेटा, अगर हाफ लाइफ कैपिटल टी है तो हाफ लाइफ के टाइम में जो न्यूक्लियाई होते हैं ना सर, वो एक्यूरेट आधे हो जाते हैं, एक्यूरेट आधे हो जाते हैं। तो टाइम टी में न्यूक्लियाई की क्वांटिटी आधी हो गई। अच्छा सर, अब सेकेंड हाफ लाइफ होगी तो सर फर्दर आधी हो जाएगी, ये 50%, ये 25%, और 25% से भी आधी हो जाएगी 12.5%। आपको क्या करना है? बोला सर ग्राफ बनाए, बना दे बेटा ग्राफ, इनको ज्वाइन कर दें आपस में, ज्वाइन कीजिएगा बेटा। ये आखिर में थोड़ा सा मेरा पेन हिल गया, आप सही से बना सकते हो। ठीक है, पेन मेरा आखिर में हिल गया, बट आप खुद से बना सकते हैं। जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वन, एन नॉट। हाफ लाइफ के बाद क्वांटिटी आधी, फर्दर हाफ लाइफ के बाद फर्दर आधी, तो वो आधी होती जा रही है, आधी होती जा रही है, आधी होती जा रही है। दिस इज द ग्राफ विच शोज हाउ फास्ट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा, आगे चले। देवेरिया, आपने अगर अपनी बुक में एक ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, पहला पार्ट तो हमने कर लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब ये कुछ और कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं सर? इसमें कह रहे हैं कि एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। देवेरिया बेटा, आज की क्लास में कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आपने? मैंने आपसे देखिए सवाल कराते हुए इसीलिए डर रहा हूँ, फार्मूला शीट याद नहीं होगी तो मैं कुछ भी नहीं समझा सकता। बताना बेटा, देवेरिया आज कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है जिसमें ए और एन दोनों आते हैं? जी, ए इज इक्वल टू ए ए इज इक्वल टू लेमडा एन। इसमें बेटा लेमडा तो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है ना तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के साथ। जवेरिया बताएं, अगर ये रिलेशन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ऐसे रिलेशन में ग्राफ की शक्ल हमेशा कैसी बनती है? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ? जी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना। जब न्यूक्लियाई इतने होंगे तो एक्टिविटी इतनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खैर, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है जी। अच्छा, और आगे चले। ये बताइए कि जो अभी ग्राफ दूसरा बना है, इस दूसरे ग्राफ में अगर मैं ए और एन को एक तरफ कर दूं, ठीक, तो जरा नोट करना, ए वाई एक्सिस पर है एक्टिविटी, एन एक्स एक्सिस पर है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आपको पता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जवेरिया बताना, ग्राफ 10.2 में ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन का ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डी के कांस्टेंट।
तो जब तक आपको फॉर्मूला शीट याद नहीं होगी, आप इसमें से एक सवाल भी नहीं कर सकते। ठीक। और ऊपर वाला 10.1 तो मेरी कराने की हिम्मत ही नहीं हो रही। 10.2 तो फिर भी मैंने करा दिया, 10.1 हिम्मत हो नहीं रही, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो पता नहीं करवा सकूंगा या नहीं। जरा सोचिएगा, पहली बात तो ये कि ये कर्व है, ठीक है। कर्व का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? बेटा कर्व का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? जब आप सर कर्व का ग्रेडियंट निकालना हो ना, ग्रेडियंट निकालना हो, तो सर कर्व का ग्रेडियंट निकालने के लिए पहले तो बनाते हैं टेंजेंट। ठीक। सर अब आप टेंजेंट बनाएंगे ना, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन। टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन। बेटा सुमाना, वो जो आप थोड़ी देर पहले बोली थी ना, वो बात बताने जा रहा हूँ। ये वाली लाइन डेल्टा एन को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का चेंज है, डेल्टा एन। और ये वाली लाइन टाइम को शो कर रही है। तो क्या सुमाना बता सकती है डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, ये आज की क्लास में क्या नंबर बन गया? एन अपॉन टी क्या चीज होती है बेटा? डेल्टा एन अपॉन टी, एक्टिविटी, रेट ऑफ डीके। इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है ना? तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या है? ग्रेडियंट, क्योंकि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस है। और ये जो ग्रेडियंट है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, सर ये हमें बता रहा है एक्टिविटी। तो बस बेटा, इससे ज्यादा मैं हिम्मत नहीं कर रहा आगे जाने की। आप लोग अगली क्लास में पूरी फॉर्मूला शीट याद करके बैठे, और अगली क्लास से पहले आज वाली क्लास की वीडियो देख के बैठे। अगर आप वीडियो देख कर बैठेंगे तो सवाल समझ में आएंगे, वरना पूरी क्लास के अंदर बेटा मैं समझा रहा हूँ और आप बैठ के सिर्फ देख रहे होंगे।